नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। इस समय उत्तर भारत के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अरावली खनन माफिया की शिकार हो जाएगी और इस नुकसान की कोई भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली के रेगिस्तान होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला और कितनी जायज है प्रदर्शनकारियों की आशंका, और सरकार का क्या है तर्क, जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। चारों तरफ इस समय गुड़गांव से लेकर राजस्थान से लेकर मतलब हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में भी अरावली बचाओ प्रदर्शन हो रहे हैं। इस तरह लोग खड़े हैं सड़कों पर और कह रहे हैं कि अरावली को बचाओ। दरअसल पर्यावरण का मुद्दा इस तरह से सामने है, ये एक अच्छी खबर भी है। अरावली की पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से ये नाराजगी उपजी है। ये ऐसा मुद्दा है जिसने जाति, धर्म और वर्ग की सीमाओं के पार जाकर लोगों को एकजुट किया है, जो इन दिनों एक विरल दृश्य है। क्या है आखिर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिसने लोगों को इस कदर भड़काया है? लेकिन उसके पहले जान लें कि अरावली क्या है और क्यों इतनी अहम है कि उसे बचाने के लिए लोग सड़कों पर हैं और कुछ जगह तो लाठियां भी चल गई हैं। देश का ये नक्शा देखें आप। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये है अरावली रेंज। ये पूरा यानी काफी लंबी दूरी तक है ये। दिल्ली में रहने वाले लोग अक्सर रिज की बात करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे निचला छोर, पथरीला इलाका जो दिल्ली को घेरे हुए है कम से कम 3 तरफ से, ये कोई सामान्य पहाड़ियां नहीं है। अरावली जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। लगभग 2 से 2.5 अरब साल पुरानी है ये। प्रोटेरोजोइक युग था तब, यानी पृथ्वी के इतिहास का वो दौर जब वायुमंडल ऑक्सीजन से भरने लगा था और जीवन का स्पंदन बस शुरू ही हुआ था, बहुकोशिकीय जीवन के रूप में। मनुष्य के आगमन में अभी लाखों साल थे। यह अरावली पर्वत श्रृंखला जैसी प्राचीन संरचनाओं के निर्माण का समय था। इसके सामने हमारा महान हिमालय एक छोटा सा बच्चा है। अरावली की लंबाई करीब 600 से 800 किलोमीटर है। जैसे आप देख रहे हैं, दिल्ली से लेकर गुजरात तक पहुंचती है। दिल्ली के रिज जो मैंने बताया, जहां से शुरू हुई, फिर दक्षिण गुजरात के पालनपुर तक, राजस्थान और हरियाणा से गुजरती हुई। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये एक तरह से इन राज्यों से ये पर्वत श्रृंखला गुजरती है। और जो इसकी सबसे बड़ी चोटी है, आपने नाम सुना होगा, गुरु शिखर माउंट आबू में है, राजस्थान, 1722 मीटर। इसका एक बड़ा योगदान यह है कि पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रेगिस्तान नहीं बना। जी हां, खतरा तो यह भी था। क्यों? आपने थार के रेगिस्तान के बारे में सुना होगा। राजस्थान का थार, ये थार है। थार जो है वो विश्व का 17वां सबसे बड़ा और 9वां सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय गर्म मरुस्थल है। ये भारत में 85% है और पाकिस्तान में 15% फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी ये जो रेगिस्तान है ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 85% भारत में है। आप समझ सकते हैं कि इसने कितने बड़े इलाके की खेती, वन्य पर्यावरण पूरी तरह से असंभव कर दिया है। जलवायु जाहिर इसकी वजह से बहुत शुष्क है। गर्मी बहुत ज्यादा 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाती है। रेत उबलने लगती है और सर्दी में 0 डिग्री तक पारा गिर जाता है। बारिश बहुत कम होती है, 100 से 500 मिलीमीटर सालाना, वो भी सिर्फ मानसून में। ये थार का रेगिस्तान कुछ दशकों से ये चिन्हित किया गया कि ये तेजी से पूरब की ओर बढ़ रहा है, यानी दिल्ली की ओर। 2000 के दशक में अध्ययन हुआ तो पता चला 0.5 किलोमीटर प्रति वर्ष पूर्व की ओर यह रेगिस्तान बढ़ रहा है और सालाना
12,000 हेक्टेयर जो उत्पादक भूमि है, यानी जो उपजाऊ भूमि है, वो मरुस्थल में बदल रही है। और इसका एक कारण बड़ा था, अरावली का क्षरण हो रहा था, अवैध खनन, ओवरग्रेजिंग, जलवायु परिवर्तन। तो इन सब की वजह से ये बढ़ने लगा था दिल्ली की ओर। हालांकि अब नई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फिलहाल थार का विस्तार नहीं हो रहा, इसका बढ़ना रुक गया है। दरअसल माइनिंग पर जो रोक लगी थी उससे हरियाली अरावली की बढ़ी और रेगिस्तान का विस्तार रुका। जो वाटर लेवल है वो भी थोड़ा ठीक हुआ। यानी बिना अरावली के दिल्ली एनसीआर, राजस्थान और हरियाणा मरुस्थल बन सकते थे। ये एक तरह से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का फेफड़ा है दिल्ली के लिए, तो इसका खासा महत्व है। अरावली से हुआ क्या? पहले तो जैसा मैंने बताया कि मरुस्थल का बढ़ना रुक गया। थार की जो रेत है उसको ये रोकता है या रोकती है, जो पहाड़ियां हैं दिल्ली में आने से। और पानी का जो स्रोत है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज इनकी वजह से होता है। चंबल, साबरमती, लूनी जैसी नदियों की शुरुआत इन्हीं पहाड़ियों से है। राजस्थान में जो सूखा इलाका है वहां तो ये पहाड़ियां पानी की लाइफलाइन है। और जैव विविधता भी है, यानी तेंदुआ, हाइना, नीलगाय, मोर इस इलाके में पाए जाते हैं। दुर्लभ पेड़ पौधे भी हैं। जलवायु नियंत्रण होता है, जो धूल की आंधियां हैं वो इन पहाड़ियों की वजह से रुकती है। दिल्ली की हवा साफ रखने में मदद करती है, बारिश भी बढ़ती है। यानी अगर अरावली नष्ट हुई तो पानी की भयंकर कमी होगी, प्रदूषण बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, मरुस्थल फैलेगा। पर्यावरणविदों का कहना है कि 25% अरावली खनन से पहले ही नष्ट हो चुकी है। और यही खतरा सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश से है, जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। 20 नवंबर को चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच ने दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC उसकी एक अहम सिफारिश को मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, सरकार चाहती थी। अब उससे हुआ क्या है? उससे हुआ यह है कि जो अरावली हिल्स हैं, माना गया है कि स्थानीय रिलीफ 100 मीटर या ज्यादा ऊंची जो हैं उनको हम अरावली हिल मानेंगे। और अरावली रेंज किसको माना जाएगा? ऐसी हिल्स जो 500 मीटर के दायरे में जुड़ी हो। यानी 2 हिल्स अगर 500 मीटर के अंदर हैं तो उन्हें अरावली का हिस्सा माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। अब आपने सुना, मैंने कहा स्थानीय रिलीफ, लोकल रिलीफ 100 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझिए। इसका मतलब है कि जो अरावली की कोई पहाड़ी है, मान लीजिए, जो जमीन पर करीब 300 मीटर चौड़ाई है, यानी पहाड़ ऐसे होते हैं, तो अगर नीचे जो इसका विस्तार है वो 300 मीटर है और ऊपर अगर वो 450 मीटर है, तो उसकी जो लोकल रिलीफ होगी वो होगी 150 मीटर। यानी जो निचली लाइन है और जो उसकी ऊंचाई है, उसका जो अंतर है वो होता है लोकल रिलीफ। तो इस लोकल रिलीफ का 100 मीटर होना जरूरी है, तभी वो अरावली हिल्स मानी जाएगी। अगर उससे कम है तो फिर नहीं, यानी वो संरक्षण से बाहर हो जाएगी। हालांकि जो आदेश है उसमें नए खनन पर या नई खनन लीज पर रोक लगाई गई है, लेकिन ये रोक सस्टेनेबल प्लान जो सरकार को बनाना है, यानी टिकाऊ प्लान, उसके बनने तक है। और मौजूदा जो खनन है, जो वैध तरीके से है, यानी सरकार की इजाजत से है, वो जारी रहेगा। सरकार कहती है कि 90% क्षेत्र संरक्षित रहेगा और केवल 0.19% में ही खनन संभव हो पाएगा तमाम नियमों के कारण। लेकिन जो फैसले का विरोध कर रहे हैं वो सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक चोर रास्ता है जिससे खनन दरअसल तेज होगा और अरावली को नुकसान होगा। सवाल यह भी है कि अरावली में आखिर खनन होता किस लिए, निकलता क्या है, कारोबार किस चीज का है जिसके निशाने पर यह अरावली है। दरअसल अरावली क्षेत्र में खनिज भरपूर हैं। मुख्य रूप से मार्बल है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, कॉपर है, जिंक है, लेड है। और आप जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े जो
बंगले बनते हैं, बड़ी इमारतें बनती हैं, उनमें इन पत्थरों का इस्तेमाल होता है, यानी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, मार्बल, टाइल्स, सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। और राजस्थान में तो माइनिंग इंडस्ट्री एक बड़ा एक क्षेत्र है जिससे सरकार को भी खूब राजस्व मिलता है और इसका जो सालाना टर्नओवर है वो हजारों करोड़ का है। तो जाहिर है खनन तो चाहिए। वैसे खनन हर जगह नहीं होती। मुख्य रूप से राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, अलवर में और हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में, दिल्ली एनसीआर के आसपास ज्यादा खतरा है, क्योंकि वहां जो अवैध खनन है उससे जो प्रदूषण हो रहा है उसका सीधा असर दिल्ली पर पड़ता है। पर्यावरणविदों का कहना है कि एक बार अरावली को बचाने के लिए सरकार ने अच्छी पहल की थी। 33 साल पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। दरअसल 1980 के दशक में अरावली वैध अवैध खनन से कराह रही थी और तब 7 मई 1992 को सरकार ने, तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अरावली के कुछ हिस्सों को लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया था। मुख्य रूप से गुड़गांव जो हरियाणा में है और अलवर राजस्थान में, वहां पर कह दिया गया था कि बिना केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के खनन नहीं होगा, यानी प्रतिबंध लगा दिया गया था। नए उद्योगों की स्थापना या जो मौजूदा जो स्थिति थी उसको रोक दिया गया था, उद्योग के विस्तार की। क्या था उसमें? नई खनन गतिविधियां, उस पर प्रतिबंध लग गया था, जिसमें रिन्यूअल लीज भी शामिल, यानी आपको उसका रिन्यूअल नहीं होगा जो पुरानी लीज थी। पेड़ कटाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया था। निर्माण कार्य जो इस इलाके में हो रहे थे, क्लस्टर, फार्म हाउस यानी आवासीय क्लस्टर, फार्म हाउस, शेड, कम्युनिटी सेंटर वगैरह, उस पर भी रोक लग गया था। विद्युतीकरण और इससे जुड़ी जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है, उस पर भी रोक लग गई थी। और कोई भी गतिविधि करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया। इस तरह से 92 के बाद खनन जब रुका तो काफी फर्क पड़ा। यह नोटिफिकेशन अरावली की जो पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता है उसको मान्यता देने वाला पहला बड़ा कदम था और बाद में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का यह आधार भी बना। हालांकि पूरी तरह प्रतिबंध कभी नहीं लगा, लेकिन प्रायर परमिशन से यानी पूर्व अनुमति से खनन होता रहा। यह नोटिफिकेशन पूरे अरावली पर नहीं, केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों पर लागू था, मसलन गुड़गांव और अलवर। बाद में इसके दायरे और व्याख्या पर विवाद हुए और 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इसकी जगह नई परिभाषा आ गई जो पूरी अरावली पर अब लागू होगी। सवाल यह है कि इतने विरोध के बावजूद सरकार क्यों चाहती है कि खनन हो, यह भी हमें जानना चाहिए। सरकार का कहना है कि इसके जरिए अवैध खनन रुकेगा और पूरी तरह बैन लग जाएगा तो फिर माफिया बढ़ते हैं और जो रेगुलेटेड खनन से कंट्रोल रहता है, यानी खनन भी हो और सरकार का नियंत्रण भी हो, सरकार ये चाहती है। फिर आर्थिक जरूरतें हैं, यानी सरकार जो मिनरल कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री के लिए जरूरी है उन्हें निकालना चाहती है। और रोजगार की बात भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आजकल टिकाऊ विकास की बड़ी बात होती है। तो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जैसे टंगस्टन, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी माने जा रहे हैं, सरकार को वो भी चाहिए। तो खुदाई या खनन जरूरी, पर पर्यावरणविद इससे सहमत नहीं है, उनका अलग तर्क है। उनका क्या तर्क है, विरोध का क्या कारण है? उनका कहना है कि नई परिभाषा से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां अब कम संरक्षित होंगी और 90% क्षेत्र खनन के लिए खुल सकता है, ये उनकी आशंका है। इसका असर है कि पानी गिरेगा, यानी पानी का लेवल गिरेगा, धूल बढ़ेगी, जैव विविधता नष्ट होगी और मरुस्थल फैलेगा। दिल्ली एनसीआर में जो AQI है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये और खराब हो जाएगा। इस समय दिल्ली जिस तरह से सांस को तरस रही है, उससे पर्यावरण का मुद्दा आम लोगों की चिंता में है। नतीजा यह है कि अरावली को लेकर लोग संवेदनशील नजर आ रहे हैं और जगह जगह आंदोलन फूट पड़े हैं, यानी सेव अरावली एक नारा बन गया है। लोग सड़कों पर हैं और सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। सरकार की सफाई है कि अरावली के 90% क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस ने इसे डेथ वारंट बताते हुए आरोप लगाया है
कि बीजेपी और खनन माफिया के बीच मिली भगत है। पर्यावरण के मुद्दे पर ये जागरूकता किसी भी समाज के लिए एक शुभ संकेत है। देखना है कि सरकार का इस पर कितना असर होता है। आज के लिए इतना ही। अगर सच बताने का हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.